यहाँ के यादव अगर चुप हो जाएं तो समझ लीजिए कि रामकृपाल जीतेंगे, और यहाँ के यादव अगर बोलने लगे तो समझ लीजिए मीसा की तरफ मामला बन गया है। यहाँ एक ही चीज मीसा भारती के खिलाफ खराब जा सकती है, वो है यहाँ के यादवों का अग्रेशन। यहाँ से दूसरा प्रत्याशी है कहाँ कोई? यहाँ तो ना रविशंकर जी यहाँ से लड़ रहे हैं और कोई लड़ नहीं रहा है। रविशंकर जी का टिकट कटने वाला था। लोजपा 4 सीटें अपनी जीत रही हैं, वो 5 भी जीत सकते हैं, लेकिन वैशाली पर मुझे बहुत शक है। पवन सिंह को सबसे पहले तो इस बात को मंच से ही बोलना चाहिए था, किसी भी मंच से, इतना दिन समय मिला नहीं बोले, कि वो आखिर भाजपा का टिकट वापस क्यों किए, आसनसोल से क्यों नहीं लड़ने गए। एक भगोड़ा ही माना जाएगा ना। आसनसोल में नहीं करेंगे तो बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ है क्या कि वोट करेंगे? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग घूमते फिरते इसी राजनीति में 3 बार तो भाजपा मेरे सामने पवन सिंह ने ज्वाइन किया और छोड़ा। 2014-2019 का जैसा कि इन्होंने वोट प्रतिशत बताया कि 56% के आसपास वोट था, और इस बार 56.86 है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं सबसे अंतिम चरण के 8 लोकसभा सीट पर, और इस सीट पर सबसे निर्णायक वोटरों ने अपना वोट दिया है। 8 लोकसभा सीट पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, इसके साथ नालंदा, आरा, बक्सर, काराकाट, जहानाबाद, सासाराम की ये सीट है। और टॉप सीटों की अगर बातचीत की जाए तो इसमें काराकाट, जहानाबाद, बक्सर और पाटलिपुत्रा की ये जो सीट है सबसे टॉप सीटों में से एक कही जा रही है। नालंदा से शुरुआत करते हैं, कौशलेंद्र कुमार जदयू से और संदीप सौरभ, क्या कहेंगे? जीत हार का अंतर बताइए जल्दी से सर। पिछली बार कौशलेंद्र कुमार जीते थे 2,56,137 वोट से। पिछली बार हम के खाते में ये सीट थी, हमसे थे अशोक कुमार आज़ाद। इस बार संदीप सौरभ हैं, तो और वो लेफ्ट का क्षेत्र भी रहा है, कई बार लेफ्ट के विधायक और एमपी भी रहे हैं, इसलिए इस बार की लड़ाई जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गई है और इंटरेस्टिंग हो गई है। कौशलेंद्र कुमार है जदयू से, जातीय समीकरण समझाइए बाबा। 4.5 लाख कुर्मी कोयरी यादव, 3.5 लाख मुस्लिम, 2 लाख बनिया, 1,85,000 पासवान, 1,35,000 और सवर्ण जो हैं वो 3 से 3.5 लाख के आसपास हैं। ये निर्णायक भूमिका इन्हीं की होती है। और नालंदा में आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार की चलती है, बस नीतीश कुमार की ही चलनी है। 9 से नालंदा, 9 से नीतीश कुमार, तो 9 से नहीं कि हाँ? बिल्कुल हाँ, कोई लड़ाई नहीं है, लेफ्ट की सीट ही नहीं थी ये। यहाँ राजद अपनी हिम्मत से लड़ती, यहाँ तेज प्रताप को चुनाव लड़ाना चाहिए था, एकदम लड़ाई बराबर की होती। क्या बाबा, ये सीट थी जहाँ से तेज प्रताप लड़ाई दे सकते थे, लेकिन अब उनकी हैट्रिक होनी है तो कौन रोक सकता है। रचिए वही है, वही राम रचि राखा, होना यही है। और नीतीश कुमार के सामने एकदम लड़ाई नहीं दी गई, जानबूझकर प्रत्याशी उतारकर कोरम पूरा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, नीतीश के विकास के मामले में नालंदा में नीतीश के अलावा कोई है क्या? किसी का नाम कभी लिया सकता है क्या? इस सीट पर नीतीश कुमार के भी लड़ने की बात चल रही थी जब, अगर वो एनडीए गठबंधन में रहते तो। याद होगा आपको, उन्होंने कहा था सांसद ने कि हम छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, नीतीश कुमार के स्वेच्छा से छोड़ेंगे। तो इनके दान वीरता को देखते हुए महादेव ने इनको कृपा दे दी कि जाइए आप सांसद, आप ही बनिएगा धूप में। चलिए, तो कौशलेंद्र कुमार सबसे अंतिम सीटों में पहला सीट है जदयू खाते में। पटना साहिब, रविशंकर प्रसाद बीजेपी और कांग्रेस से अंशुल अभिजीत, क्या कहेंगे सर? पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद पिछली बार जीते थे और उन्होंने हराया था शत्रुघ्न सिन्हा को, कांग्रेस के थे उस समय वो कैंडिडेट। 3,22,849 वोट से रविशंकर प्रसाद जीते थे, और इस बार तो रविशंकर प्रसाद को समझिए एक तरह से केक वॉक मिल गया है जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है। क्या कहेंगे वो जातीय? देखिए, पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब में निश्चित रूप से लड़ाई तो नज़र आ नहीं रही है। अगर बात करें यहाँ तो सवर्णों को और कायस्थ को मिला करके यहाँ करीब 9 लाख के आसपास वोटर होते हैं, और ये निर्णायक भूमिका में। आपको याद होगा कि जब मैं खबर कर रहा था तो एक सवर्ण समाज के ही एक नेता ने मुझे फ़ोन किया था और जानना चाह रहे थे कि क्या स्थिति है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या स्थिति है, तो बोले कि देखिए हम हैं, तो अब ये कहना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन कहना मजबूरी है कि हम हैं तो ठीक है कि बदलाव के पक्ष में, लेकिन वोट देंगे विकास के पक्ष में। दैट मीन्स कि उनके समाज के लोग भी उसी तरफ होंगे, चूँकि इन्फ्लुएंस करने वाले नेता हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ यादवों की संख्या भी 2.5 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख से ऊपर यहाँ मुस्लिम हैं। MOI समीकरण यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसा कि पहले भी आपको बताया कि एक निश्चित रूप से उम्मीदवार का नाम तक लोग नहीं जानते थे, तो दैट मीन्स लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया था। सबसे अंत जो नाम रखा गया था इस पूरे 40 सीटों में वही थे, अंशुल अभिजीत। पटना साहिब सीट पर क्या कहेंगे सर, एक लाइन में अगर सवाल किया जाए तो? यहाँ से दूसरा प्रत्याशी है कहाँ कोई? यहाँ तो रविशंकर जी यहाँ से लड़ रहे हैं और कोई लड़ नहीं रहा है। रविशंकर जी का टिकट कटने वाला था।
अंतिम समय में उनको दिया गया। अब मैंने देखिए कहा था कि दिन कितना खराब होता है, कभी कभी लगा कि टिकटें कट जाएगा, ऋतुराज सिंह यहाँ से लड़ेंगे, फलना लड़ेंगे, चिल्लाने खूब नाम हुआ था। ऋतुराज सिंह मजबूत स्थिति में हो भी गए थे, लेकिन अंततः भाजपा ने देखा कि एक टर्म इनको और देना जरूरी है। यहाँ के जो वोटर्स हैं देखिए वो भी कायस्थ से भी कायस्थ हैं, समीकरण तो पक्ष में है। यहाँ के कायस्थ किसी को जीतने ही नहीं देंगे, ये उनका फिक्स्ड फॉर्मूला है। जब यहाँ से आते हैं दूसरे पार्टी से भी कायस्थ तो वो एनडीए की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि सब कायस्थ अब तक रहे हैं। अंशुल अभिजीत कहाँ से आ गए कुशवाहा, ये समझ में नहीं आया। कुशवाहा राजनीति इतनी मजबूत हो गई, स्टॉक इतना मजबूत हो गया रातों रात कि ढेला पर वही बोल रहा है कुशवाहा लिख के रख दिया गया, वहाँ भी सोचा गया कि जीत जाएंगे। तो अच्छी बात है, कुशवाहा राजनीति का मैं बड़ा सपोर्टर हूँ शुरू से, आप जानते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मजबूत कुशवाहा को मिलता तो बात अलग होती। यहाँ पर नो लड़ाई सीधी जीत। दूसरा प्रत्याशी कौन, मैं अभी भूल गया हूँ, अभी बोल रहा था जिनका नाम मैं भुला गया, क्या नाम उनका? अंशुल अभिजीत है, अंशुल अभिजीत कुशवाहा है जी। रत्नेश, सबसे बड़ी बात है कि जो ये चुनाव शुरू हुआ था उसमें भी आपको नजर आया होगा कि कायस्थों के बीच में आपस में ही लड़ाई थी, कोई सीट पर कौन आएगा। नमन जी जैसा कि बता रहे थे, तो इसमें एक शख्स का नाम इसमें लेना बहुत जरूरी है जो स्टार्ट भी किए और लास्ट भी किए, रणवीर नंदन। उन्होंने स्टार्ट भी किया था इस समाज को एकजुट करने नाम ले ही तो बताते हैं। या नितिन नवीन का नाम चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में प्रभारी बन के जीत गए थे, जिता के आए हैं तो उनको मिलना चाहिए यहाँ का गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। अब इतना ना कंफ्यूजन हो गया ना कि रविशंकर का तो काट देंगे, किसको दें? रणवीर नंदन है, वो आए हैं पार्टी ज्वाइन करने, तो इसीलिए आए होंगे कि टिकट मिले। ऋतुराज हैं, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल है, आसाम में इतना बड़ा गेम कराए हूँ, फिर छत्तीसगढ़ वाले नितिन नवीन है, तो किसको दिया जाए? तो देखा गया कि भाई 3 लोग हैं, एक को दे देंगे तो 4 नाराज होंगे, उससे बढ़िया इन्हीं को वापस दे दो, ये तीनों वेटिंग में चले जाएंगे कि क्या करे, किसी को नहीं मिला। लेकिन पटना साहिब एक तरह से फिल्म सेट हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, कुणाल, मतलब हर तरह का हथकंडा। शेखर सुमन भी ज्वाइन कर लिए हैं भाजपा, तो अगला बार कहीं वो भी नहीं आ जाए यहाँ से प्रत्याशी बन के, 4 लोगों में हो जाएगा फिर फाइट। चलिए, रविशंकर प्रसाद की जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र, रामकृपाल और मीसा भारती, एक बार फिर से चाचा और भतीजी की लड़ाई दोनों मैदान में है, क्या कहिएगा सर? पिछली बार भी यही सेम कॉम्बिनेशन था, बीजेपी आरजेडी, रामकृपाल मीसा। और पिछली बार यहाँ की सीट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ की टक्कर, यहाँ का अंतर लाख तक नहीं पहुँचता है, 50,000 भी नहीं पहुँचता है। पिछली बार ये जीते थे रामकृपाल 39,000 वोट से, और पिछली बार बहुत कड़ी टक्कर थी। इस बार तो उससे भी कड़ी टक्कर है। इस बार का वोट परसेंटेज देख रहे होंगे जो पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी बढ़ा है, तो काफ़ी बढ़ने का मतलब है जो हम इसको नापसंद करते हैं, हमको बदलना है, बदलाव के लिए लोग वोट डालते हैं। विशेष अब बाबा बताएंगे वहाँ का कास्ट कॉम्बिनेशन बदलाव होगा क्या? 2014-2019 का जैसा कि इन्होंने वोट प्रतिशत बताया कि 56% के आसपास वोट था, और इस बार 56.86 है, यानी 57% के आसपास है। दैट मीन्स कि यहाँ के लोगों ने एग्रेसिव वोटिंग किया है। लड़ाई बहुत कड़ी थी, यादव वर्सेस यादव का है। अब इसमें सवर्णों का क्या रोल रहा है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जो नया समीकरण गढ़ने का कोशिश लालू प्रसाद ने किया था, चाहे हो सकता है कि चाहे जिस पूरी अपनी टीम को 23 की 23 सीटों जिताने के लिए या 400 सीट जिताने के लिए जिस तरह से उन्होंने मल्लाह को और कोयरी को अपने साथ जोड़ा था, तो उसका अगर असर होता है तो निश्चित रूप से मीसा भारती यहाँ एज में है। लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि रामकृपाल यादव डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए रामकृपाल यादव अभी भी टक्कर में हैं। भूले भटके भी लोग अगर यादव थोड़ा सा छट करके चले आए तो समीकरण बदलता है। यहाँ पर तो रामकृपाल यादव पर तो गोली भी चल गया आज। हम फिर यहाँ सब चौंकाएंगे आप लोग को। ये सीट भी मेरे आकलन में आरजेडी आसानी से जीत रही है। 3 उड़ाने तितिर, 2 बार तो हार गई, तीसरी बार फिर उनको मौका दिया गया है। तो राजद भी केवल परिवार मोह में टिकट नहीं दे रही है, वो भी देख रही है कि यहाँ लड़ाई बार बार बराबर की हो जा रही। पिछली बार भी लगा कि हार गए रामकृपाल, अंतिम समय में जीत गए। यहाँ के यादव अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि रामकृपाल जीतेंगे, और यहाँ के यादव अगर बोलने लगे तो समझ लीजिए मीसा की तरफ मामला बन गया है। यहाँ एक ही चीज़ मीसा भारती के खिलाफ खराब जा सकती है, वो है यहाँ के यादवों का अग्रेशन। जितना अग्रेसिव होकर बोलेंगे उतनी दूसरी जातियाँ डरती हैं, और वो डरेंगी तो वो अगेंस्ट वोट करेंगी ना, उसका फ़ायदा रामकृपाल को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बार एक और बड़ा फ़ायदा मीसा भारती को मिला कि पूरे चुनाव के दौरान मतलब जो 2 लोग और प्रत्याशी यहाँ से हो सकते थे तथाकथित रूप से, वो भी चुप रहे या समर्थन किए। रीतलाल और भाई महेंद्र ने कुछ बोला नहीं, इसका फ़ायदा मिल गया इनको। तेज प्रताप ने एक आदमी को मंच से ढकेला जरूर, लेकिन मैंने कहा कि वही बात की उनको पहले धक्का दिया गया था, मीडिया ने गलत ढंग से दिखाया था उस चीज़ को, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ से यादव वर्सेस ऑल होगा तो मीसा भारती हार जाएंगे बहुत कम मार्जिन से। अगर यादव वर्सेस ऑल जैसा कि मुझे लगता नहीं होना चाहिए, अग्रेसिव तो थे यादव लेकिन
गॉड नोस। अब ये कितना अग्रेसिव थे, गोली चल गया। अब क्या चला, कौन चलाया वो नहीं पता, लेकिन अग्रेसिवनेस तो दिखा। इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से कहता हूँ कि यहाँ से बहन जी जीतेंगी। मीसा भारती यहाँ पे प्रधानमंत्री जीते। नरेंद्र मोदी का भी तो फायदा पहुंचाया होगा भाषण। बिल्कुल। 4 जून के बाद जेल भेजेंगे, इसका बहुत रिटेलिएशन था क्षेत्र में। इसी वजह से यादव अग्रेसिव हो गए। ये मीसा भारती के मन से उन्हीं के भाई को जेल भेजने की बात हो रही है, तो अब क्या कहा जा सकता है। चलिए देखिए, तो ये सीट पर मीसा भारती आगे जा रही हैं रेस में। आरा सीट पर आते हैं आर.के. सिंह वर्सेस सुदामा प्रसाद। क्या कहिएगा सर? बहुत लड़ाई नहीं है इसमें कोई लड़ाई नहीं है। आर.के. सिंह ने आरा को बहुत कुछ दिया है। आरा के लिए वो बहुत ही कहें तो भगवान जैसे हैं। और बाबू कुंवर सिंह की धरती है, राजपूतों का यहाँ ठाठ है, तो निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति पिछली बार होगी। भी सीपीआई ही लड़ी थी, राजू यादव, और आर.के. सिंह जीते थे 1,47,285 वोट से। इस बार आर.के. सिंह ही जीतेंगे, एकदम दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं। आर.के. सिंह ही जीतेंगे। देखिए, जातीय समीकरण भी पक्ष में है, काम भी बहुत किए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो है उनका नेता के तौर पर। देखिएगा तो मतलब बढ़िया लोग का वो ड्रीम होता है कि इतना बड़ा प्रोफाइल हमको मिलता। मोदी जी लगातार मंत्री बनाए हुए हैं, विदेश में एक बड़ा जॉब दिए, काम दिए हुए विदेश से जोड़ के इनको। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ कुछ होने वाला है। सड़कों से लेकर बिजली तक का बड़ा काम हुआ है। आरा के लोग बहुत खुश हैं। आरा के लोग अभी किसी और वैकल्पिक ऑप्शन की तरफ जाने की मूड में नहीं है। प्रत्याशी भी बहुत कमज़ोर है। चलिए ठीक है, आरा भी बीजेपी के पक्ष में है। क्या बाबा, सही बात है, आरा भी बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल। नाराजगी थी, कुछ जातियों में नाराजगी थी, उसका रिटेलिएशन मिला था। चुनाव से पहले आपने देखा था कि विरोध भी हुआ था, भाजपा में भी इनका विरोध हो रहा था। लेकिन आर.के. सिंह के पास एक तरीका है, राजपूत और कुशवाहा वाला जो मामला। आर.के. सिंह, हाँ बिल्कुल, आर.के. सिंह के पास एक बहुत बढ़िया तरीका है। वो राजनीति को 5 तरीके से करते हैं: साम, दाम, दंड, भेद, एगो मैत्री। लालू यादव वाला स्टाइल जानते हैं वो करना। चलिए, आरा भी बीजेपी के पक्ष में है। अब आते हैं बक्सर हॉट सीट, मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह वर्सेस जो वहाँ पर आनंद मिश्रा हैं वो वर्सेस ददन पहलवान। क्या लग रहा है सर? बक्सर में अश्विनी चौबे पिछली बार जीते थे, जगदानंद सिंह को उन्होंने हराया था 1,17,000 वोट से। इस बार चौबे जी से टिकट ले दिया गया ब्राह्मण को, मिथिलेश तिवारी को। जगदानंद सिंह ने अपना सीट ट्रांसफ़र कर दिया अपने पुत्र को, सुधाकर सिंह को। तो एक तरह से कहें जो यहाँ पे लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है आनंद मिश्रा ने। ददन यादव ने नहीं, ददन यादव कल डुमराव तक ही सीमित है, लेकिन आनंद मिश्रा थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, लेकिन वो भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे हैं। अब मेन सीधी लड़ाई है मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह के बीच में। जातीय समीकरण क्या करें? आप तो घूम के आए हैं इस क्षेत्र में। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो लगातार यहाँ देख रहे हैं कि ब्राह्मण जीतते आ रहे हैं। राजपूतों का भी यहाँ ठाठ रहा है, राजपूत भी यहाँ से जीते हैं। खुद सुधाकर सिंह के पिताजी जीत करके जगदानंद सिंह 2009 में यहाँ से आए थे। लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया है, कई ऐसे कॉरिडोर बने हैं, वहाँ से सीधे वहाँ बनारस से जोड़ने की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें और विकास की जो गति है अचानक से जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसको बढ़ाने के लिए लोगों के दिमाग में ये बात है। और अंतिम समय में बहुत सारे समीकरण बदले हैं जिसमें लोगों ने ये मान लिया है कि हमें नरेंद्र मोदी के लिए वोट करना है। तो जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 3.5 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण हैं जो निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहाँ यादवों की संख्या भी लगभग 3 लाख के आसपास है और राजपूत समाज भी 2.5 लाख के आसपास है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो EBC है और गैर यादव OBC है, वो निर्णायक भूमिका में रहती है और वो किधर ट्रांसफ़र होता है। हालांकि मेहनत बहुत हुआ है और पूरी टीम आपने देखा होगा, जब हम भी गए थे तो आप भी गए थे, नमन जी भी गए थे वहाँ, तो देखा होगा कि पूरी भाजपा की टीम वहाँ कैंप किए हुए है, क्योंकि वो पदाधिकारी भी हैं बिहार के और बिहार के लिए वो बड़ा सीट भी माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है, उस प्रयोग में सफल हुई तो आगे भी प्रयोग करेगी। मिथिलेश तिवारी जी, एक चीज़ हम बक्सर का 6 विधानसभा महागठबंधन के पास है, एक भी NDA के पास नहीं है, जिसका हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा सुधाकर सिंह को मिले। कितना फायदा मिलेगा तो 4 तारीख को चलेगा। आप बोल रहे हैं फायदा मिलेगा, हमको लगता है इसका नुकसान होगा, क्योंकि सभी विधायकों को वहाँ सांसद बनने का मन था। मुन्ना तिवारी भी लड़ना चाहते थे कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो जाए। अश्विनी चौबे रहते तो मुन्ना तिवारी जीत जाते। लेकिन मिथिलेश तिवारी के आने की वजह से 2 फायदे हुए। एक तो नया चेहरा, दूसरा कि संगठन को भी थोड़ा सा नयापन सा मिला। लेकिन जो एक बहुत बड़ी मांग उसके साथ थी वो ये थी कि अश्विनी चौबे को इसलिए हटाओ क्योंकि वो बाहरी हैं, तो उधर से जो आए वो भी बाहरी हैं। तो बाहरी हैं तो उनको कहा गया कि बाहरी चप्पल खोल के आइए। बेचारे चप्पल खोल रहे थे, तब तक दूसरा प्रत्याशी देश से घुस गया निर्दलीय आनंद मिश्रा।
अब ये मजबूत मौजापन। आनंद मिश्रा ने माहौल बना दिया। आनंद मिश्रा ने ऐसा माहौल बना दिया कि एक समय तो लगा कि लड़ाई में कोई ही नहीं है, केवल आनंद मिश्रा, और लगा कि 2-4-5 लाख वोट से जीत जाएंगे। लेकिन भगवान का और यूनिवर्स का एक वे है ऑफ लेवलाइजिंग थिंग्स, ऐसा न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर भेजा कि बोला कि हमको तो स्वयं हेमंत बिश्व शर्मा और मोदी जी ने भेजा है। हेमंत बिश्व शर्मा आए, उन्होंने कहा कि हम कहाँ भेजे हैं, वो तो अपने से आ गया, उसको ले जाएंगे टांग के। अब यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट, याद रखिएगा आनंद जी, कोई भी देख रहा हो, अभी भी आप, हमको पता होगा कि इस जगह में होंगे कि अब जीत रहे हैं यहाँ से, बट 50,000 से ज़्यादा आपका वोट नहीं टपेगा। और आपकी जगह मैं होता तो मैं एक तरफ जरूर हो जाता अब तक, क्योंकि आगे भी राजनीति करनी है। तो एक तरफ होकर आप एहसास करा सकते हैं कि मैं, चलिए मेरे साथ तो धोखा हुआ, बट स्टिल आई एम विद द टीम, जो टीम मैं शुरू से बोलता है। आप कहते हैं आप भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा को डैमेज तो आप कर रहे हैं ना। ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वोट काट रहे हैं, ब्राह्मण डिसाइडिंग है, राजपूत डिसाइडिंग है। तो यही नहीं खेल हो रहा है, खेल वहाँ भी हो रहा है। सुधाकर सिंह भी राजपूतों का वोट लेकर आराम से जीतने की तैयारी में थे, उधर से आगे ददन पहलवान। यादव तो हम काटेंगे, अब यादव का वोट जो काटेंगे वो तो एमवाई से ही कटेगा ना। सुधाकर सिंह भी कमज़ोर, लड़ाई बड़ी तगड़ी हो गई। मुझे लगता है कि कितना वोट ददन पहलवान काट पा रहे हैं, इसी पर सारा जीत हार तय अब होगा। अब आनंद मिश्रा कोई फैक्टर नहीं रह गया, मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब सुधाकर सिंह के जीत और मिथिलेश तिवारी के हार के बीच ददन पहलवान आ गए हैं। अगर ददन पहलवान सही में अपना काम कर गए, जो काम उनको करने के लिए कायनात ने भेजा है, मैं नहीं कहूँगा कौन भेजा है, कायनात ने भेजा है, तब फिर तो मिथिलेश तिवारी के लिए बहुत आसान सी जीत है। जितना भावा बना था कि हाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, धीरे से अपना चुनाव निकल जाएगा, कहानी खत्म। जीत के यहाँ से सांसद बन के फिर वही अश्विन चौबे के छाती में मुंह डालना। और 2014 में ऐसा वो कर भी चुके हैं। ददन पहलवान को भी आया था 2 लाख के आसपास वोट, 1,75,000, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जगतान सिंह को हराया था। अगर लेके आ जाएंगे ना ददन पहलवान 1 लाख से थोड़ा सा 1.5 लाख के बीच में, तो मिथिलेश तिवारी की एक बहुत आसान सी जीत होगी। हाँ, अगर यही 1 लाख से 1.5 लाख वोट लेके आ जाए, जैसे 50,000 हम लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 1 लाख 1.5 लाख वोट लेके आ जाए आनंद मिश्रा, तो मिथिलेश तिवारी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा है। मिथिलेश तिवारी बहुत सेफ हो गए थे आज के चुनाव के दिन, आज उनका एकदम सेफ्टी बॉल्ब हो गया था फिक्स। राजनीति में कहा था पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लिए चुनाव लड़ने के लिए, उनको बीजेपी ने कहा था थोड़ा सा थमिए, आराम कीजिए। अगर आज वो रहते, आराम करते, बीजेपी के साथ जुड़े रहते, तो आज मिथिलेश तिवारी की जगह गुप्तेश्वर पांडे। ओम प्रकाश यादव को देखकर डर लग रहा होगा ना, थमिए थमिए करते करते 10 साल बीत गया। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे आज अगर उनके साथ रहते तो आज मिथिलेश तिवारी की जगह पर कौन खराब जगह पर है। मेरी बात उनसे हो रही थी, ऑफ रिकॉर्ड हम लोग बैठे हुए थे, तो गुप्तेश्वर पांडे से बोले अब उस मोह में हमको कहाँ जाना, हम उससे ऊपर चले गए। हम वैराग्य को, हम जो हरि को प्राप्त कर लिया, वो हरण के चक्कर में क्या पड़ा रहेगा। तो बक्सर को 50-50 में रखा जाए। नहीं, मुझे लगता है मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं यहाँ से, बीजेपी निकल जाएगा। ये एक सरप्राइज मतलब मेरे तरफ से है। आई नो कि यहाँ पर रिजल्ट उल्टा भी आ सकता है, बट मेरा गट और मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है पत्रकार के तौर पर, यहाँ से मिथिलेश तिवारी अंतिम समयों में बहुत आगे निकल गए हैं। और कल अश्विन चौबे के पुत्र का, जो अरिजीत चौबे का था, फेसबुक लाइव, वो भी इस बात का इशारा कर रहा था कि हाथ से चिड़िया निकल गई है, अब पेशेंस जवाब दे दिया। मतलब अंतिम दिन कौन बलाइवा के बोलता है। बक्सर के विकास करने वालों को वोट दें, उन्होंने बीजेपी को वोट देने के लिए नहीं कहा जीतना। ये क्या समझ रहे आप इससे मैसेज? मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लग गया कि अब मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं, तो हम थोड़ा विघ्न पैदा करें। तो ये तो हो सकता है कि बैकफायर कर जाए, उल्टा हो सकता है उन्हीं को पार्टी से निकाला जाए, कल बड़ा प्रूफ हो जाएगा। बक्सर के में मिथिलेश तिवारी की जीत बीजेपी की तरफ से हो रही है। सासाराम की सीट शिवेश राम और मनोज कुमार के बीच कड़ी टक्कर है। क्या कहेंगे इस सीट को लेकर के? पिछली बार छेदी पासवान जीते थे मीरा कुमार को हरा के। मीरा कुमार को उन्होंने हराया था 1,65,745। मेरे हिसाब से ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हमको दिख रही है। सारा समीकरण जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। परिवर्तन भी हुआ है, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ निर्णायक भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। लड़ाई बहुत हल्की है, इसलिए यहाँ कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं। बीजेपी जीत रही है यहाँ पर, बहुत आसान जीत है। राम मंदिर का असली लहरों को सासाराम में दिख रहा है, जाके देखिए आप। चलिए ठीक है, सासाराम बीजेपी के खाते में। अब आते हैं काराकाट उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम और राजा राम कुशवाहा और भट्ट पवन सिंह। क्या लग रहा है सर? काराकाट में महाबली सिंह पिछले बार जीते थे 84,542 वोट से। इस बार इंटरेस्टिंग हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और राजा राम जी कुशवाहा हैं, और तीसरा एक आ गया है पवन सिंह की पवन। अब देखते हैं कितना यहाँ पे
उपेंद्र कुशवाहा को बाधा पहुंचाती है, वो तो बाबा बताएंगे जो पवन सिंह का देखिए, क्या है। कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई यहाँ से होती रही है जब से ये लोकसभा क्षेत्र बना है। चाहे महाबली की का बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा महाबली की बात कर लें, या फिर राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें। पवन सिंह लड़ाई में आए जरूर थे, उन्होंने अंतर पैदा किया, कुछ दिन सेंसेशन पैदा किया, और उसके बाद जो अंतिम समय में हम लोगों ने देखा, आप तो थे नहीं, नमन जी साथ में थे, गोह के सभा में हमने देखा कि 1 घंटा के अंदर में किस तरह से लोग दौड़ते हैं और भीड़ के रूप में बदल जाते हैं, ये हमने वहाँ देखा और ये पूरी चीज़ें देखने को मिली। तो निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई कड़ी जरूर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एज मिल रहा है। पवन सिंह जीती हैं कि ना जीती हैं? जीती है ना जीते कहाँ चले लो, तीसरा पर ही कि दूसरा पर ही है में लड़ाई बाब। देखिए, पवन सिंह को राजपूत समाज से जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब उनको वहाँ भेजा गया था, पवन सिंह को ये स्पष्ट पूरे चुनाव में करना चाहिए था। एक बात जो मैं बोलूँगा, भैया बाबा आप भी बताइए इस बात का जवाब। पवन सिंह को सबसे पहले तो इस बात को मंच से ही बोलना चाहिए था, किसी भी मंच से, इतना दिन समय मिला नहीं बोले, कि वो आखिर भाजपा का टिकट वापस क्यों किए, आसनसोल से क्यों नहीं लड़ने गए। एक भगोड़ा ही माना जाएगा ना। पाकिस्तान वाला वार में ना लड़बा, चीन वाला में लड़बा, बांग्लादेश वाला में लड़बा, है बाबर आजम वाला स्टाइल से बैठ नहीं चलेगा राजनीति। वहाँ हो सकता है कि मतलब वोट टफ लड़ाई हो, टफ लड़ाई हो सकता है हिंदू मुस्लिम का वहाँ लड़ाई हो, बिल्कुल है। तो आप आए जाति वाले में लड़ने के लिए। दीदी की गर्जना, तो आप एक मिनट आप जैसे ही जाति वाले में लड़ने आए, आपने क्या किया, हिंदुओं को कमज़ोर करने की कोशिश की, बिल्कुल कुशवाहा और राजपूतों के बीच में आपने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। बिल्कुल। किसको बुद्धि नहीं, आप ही बुद्धि लेकर पैदा हुए हैं। बाकी लोग मैंने वहाँ दही जमाने वाला मटका रख के आया है क्या? सबको पता है कि क्या हो रहा है। विकास करने आए हैं। कौन सा विकास, कौन सा विकास? फिल्म सिटी बनवाएंगे, कलर बनाएंगे। वो जो साटा महीना चलता है ना, एक एक रात का 15-15, 20-20 लाख का इनका, उसमें रियायत देते हैं अपने राजपूत समाज को? कहीं मिला है? कहीं किसी को मिला हो तो बताएं भाई। नहीं बिल्कुल नहीं मिला। क्या रियायत देंगे? क्या इनको राजनीति आती, जिसको ये समझ में नहीं आया कि जातीय समीकरणों में बंद कर चुनाव जीतने मैंने कागज पे बड़ा आसान होता है, लेकिन देश भर में लहर काम करता है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का फेफड़े तो सुखा दिए, आपकी एकमात्र जीत यही है। लेकिन अंतिम दिन जो आपने ट्वीट किया मोदी जी को लेकर कि मोदी जी ये कर दीजिए, फेक, कोई फेक नहीं था। तो कह रहे हैं कि फेक था, मेरा उनके आईडी से ट्वीट था, काट के उन्होंने लिखा है फेक है ये। तो भाई देख लीजिए, अब ऐसा बात होता है, क्योंकि क्या कहें, डिलीट कर देते हैं लोग। चंद्रवंशी सुबह डिलीट कर दिए हैं पोस्ट को, हम देखे तो आपको भेजे थे, आप देखबे किए थे। तो खैर इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा। राजपूत सिंपैथाइज कर रहे थे, लेकिन राजपूत एक बात सोच रहे थे कि एक पवन सिंह को यहाँ वोट अगर हम देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, कुशवाहा के खिलाफ जाते हैं, तो कुशवाहा तो 8 सीट पर लड़ रहा है। 8 सीट नहीं हुआ, 39 सीट पर कुशवाहा का वोट हमको चाहिए। आप जब किसी पार्टी के सिंपैथाइजर और वोटर हैं, तो यू विल हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। यादव, पप्पू यादव को नहीं देखकर, गुलाब यादव को नहीं देखकर, फलना यादव को नहीं देखकर, चिल्ला यादव को देखकर, आप जिसको कैंडिडेट दे रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो कुशवाहा देखेंगे, राजपूत देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे। वाह, बड़ा बढ़िया, आप ही लोग को चला, मैंने बुद्धि आप ही को देके भेजा गया है, बाकी लोग को तो दही जमाने में मटका देके भेजा गया है। पवन सिंह इस लड़ाई में बहुत कमज़ोर है। कमेंट में लोग लिखेंगे कि पवन सिंह जीत रहे हैं, नमन जी आपको भ्रम है, तो हमको तो हमेशा बोलते हैं भ्रम है, आपका ही भ्रम दूर हो जाता है 4 तारीख तक। कई बार आपको, कभी 4 को, कभी 3 को, ये तो होता रहता है मेरे साथ। जी। पहले दिन ही मैंने गाड़ी में आपसे एक बात की चर्चा की थी कि इतना आसान नहीं है लोकसभा की जितना पवन सिंह समझ रहे हैं। विधानसभा लड़ते तो विधानसभा भी नहीं जीत पाते। मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, राजनीति में पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कौन गायक पहली बार जीत गया है? कोई जीता है क्या? नहीं जीता है। मनोज तिवारी आए, मनोज तिवारी थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाले नेता है। पटना में आए, उन्होंने उनसे पवन सिंह के बारे में पूछा गया, तो मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलिएगा? इससे उपेंद्र कुशवाहा को क्या बीती होगी? उपेंद्र कुशवाहा पर क्या बीती होगी? इससे गठबंधन में क्या बीतेगा? उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं ये गठबंधन छोड़ के चले जाए इस चुनाव के बाद? जीते या हारे अपनी जगह पर है। जब सामने से भाजपा का एक महत्वपूर्ण नेता ये कहता हो कि पवन सिंह पर मैं नहीं बोलूंगा, और पवन सिंह आप सब पर बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा भाईचारा है? और भाईचारा था तो क्यों नहीं रोक लिए पवन सिंह को? वही पवन सिंह है जो मनोज तिवारी पर आरोप लगाए थे। आर के सिंह का टिकट काट के क्यों नहीं दे दिया गया पवन सिंह को? सासाराम में काराकाट में जाने की जरूरत क्या है? राजपूत तो वहाँ लड़ते हैं, राजपूत तो महाराणा प्रताप की जगह पर, जन्मभूमि पर लड़ते हैं, कुंवर सिंह की जगह पर लड़ते हैं। लड़िए वहाँ से, तो वहाँ नहीं लड़िएगा। देखिए, काराकाट में
ट्रेडिशनली ये सीट रही है एनडीए की, और ट्रेडिशनली इस सीट का पैटर्न कुशवाहा राजनीति से जुड़ा रहा है। इस सीट पर कुशवाहा प्रत्याशी, कुशवाहा से ये सीट छीन लेना, कोई कुशवाहा हो, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। कुशवाहा राजनीति को यहाँ से बल मिलता है, और इसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण सबको समझना होगा। आप गए थे एनडीए, चिराग पासवान ने भी एक खेल किया था 2020 में, क्या हुआ उसको देखा ना आपने? मैं कह रहा हूँ पवन सिंह 6 महीना बाद कहीं इंटरव्यू आपको देते दिखेंगे और शब्द यही होंगे, भाव उनके होंगे, शब्द मेरे होंगे, यही शब्द होंगे कि छोड़ो राजनीति के बात मत करो, ट्राई कर लेनी है, खाली हो गई, बहुत धोखा बा राजनीति में, अब राजनीति से तौबा तौबा तौबा, ऐसे ऐसे करके करेंगे कुल नाटक की, सब करेंगे, सब यही होगा। राजनीति इतना आसान होता तो हम लोग यहाँ 15 साल से यही मैंने कमेंट्री कर रहे होते हैं, हमारा दुकान कभी बंद हो गया होता। जी बिल्कुल। चलिए वही लोगों के कारण तो दुकान चल रहा है। उन्हीं लोगों के, हाँ, ऐसे ही ना समझ अगर राजनीति में आते रहें तो हमारा दुकान चलता रहेगा। चलता रहेगा। चलिए, और ये लड़ाई भी एक नेता और अभिनेता के बीच में थी, एक मजे हुए नेता के साथ एक अभिनेता की लड़ाई। एक बात जरूर हुआ बाबा कि पवन सिंह के आने की वजह से राजा राम की चर्चा ही नहीं हुई। वो कुशवाहा समाज के ही है, उनको कुशवाहा मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ वोट तो जा रहा है इधर, या तो अग्रेसिवली पवन सिंह के पक्ष में या अग्रेसिवली इनके पक्ष में। लेकिन मैं फिर आपको दावे के साथ कहता हूँ, पवन सिंह जिस भ्रम में है वो भ्रम 4 तरह के टूट जाएगा। जो आंकड़े बोले जा रहे हैं, मुझसे कोई शर्त लगाए कि कितने वोट आने वाले हैं पवन सिंह को, कितने वोट आएंगे? नहीं ऐसे थोड़ी लगाएंगे, पहले सामने वाला बोले कि कितना भ्रम है उनको वोट आएगा, अब फिर हम बात करते हैं। ये राजपूतों के सेंटीमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। कौन राजपूत अश्लील गानों को प्रमोट करेगा भारत? क्या बात करते हैं आप? जो अभी गए थे काराकाट होते हुए बक्सर, जौहर, जिन परिवारों की महिलाएं जौहर कर लिया करती थी, जो इस देश को बड़े बड़े अतिताइयों से बचाते रहे और सर कटाते रहे, वो ठीक है, उनका शैली है, गाना गाए, फुहड़ गाए, जो गाना गाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है सुने, हमको नहीं सुनना है। महिलाएं वोट करेंगी क्या? राजपूत महिलाएं बाहर निकल के वोट करेंगी पवन सिंह को? जब आसनसोल में नहीं करेंगे तो बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ है क्या कि वोट करेंगे? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग घूमते फिरते इसी राजनीति में। 3 बार तो भाजपा मेरे सामने पवन सिंह ने ज्वाइन किया और छोड़ा, 3 बार। इसी तरह से एक बार दिल्ली में जाकर ज्वाइन किए थे, याद नहीं कब का समय है, बाल छिलाए हुए थे एक समय में पवन सिंह, वही ज्वाइन किए थे। 2018-19 की बात है ये। फिर दोबारा ज्वाइन करते इधर, उनको मैंने देखा था 20 में ज्वाइन किए हैं। अब फिर अभी देख रहे हैं कि वही स्थिति है। अब फिर जाइए हो जे, फिर जाइए हो जे। ये चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के लिए झूठ मूठ का को नहीं कहते हैं पेवन बन के आए, उधर से नहीं, उधर बढ़िया कुर्ता है, सब कुछ ठीक है, तो छेद ले लो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो गया। हाँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी आपके साथी गए थे हम लोग यहाँ पे, उन्होंने कहा जो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिए उनकी भीड़ को, तो 13 से 17 की उम्र के हैं 80 लोग 100 में। 1 लाख में 10,000 वोटर मात्र। हाँ। 1 लाख की भीड़ में 10,000 वोटर मात्र। बाकी सब नवसिखुआ और 18 से नीचे वाले। अरे कन्हैया कुमार को जितना वोट आया था उतना भी नहीं आया होगा। बोल रहे हैं ये दिखा रहा है इधर। चलिए रत्न जी, अब अंतिम सीट आज। तो ये काराकाट की सीट कैमरा पे, में नहीं पैच लेता है। अरे यार डिस्टर्ब कर दिए पूरी। क्या खत्म हो रहा था? फ्लो खत्म जा हो रहा रहा था, 1 सेकंड के बाद। फ्लो पे जा रहे थे हम लोग। ठीक है चलिए। चलिए, काराकाट की सीट पे देखिए उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अब रेस में आगे हो गए हैं और पवन सिंह हवा हो गए हैं। चलिए, अब अंतिम सीट, सबसे कमज़ोर सीट मैं इसे कहूँगा, क्योंकि लगातार डे 1 से इस सीट पर चर्चाएं चल रही हैं। सबसे अंतिम चरण का सबसे अंतिम सीट जहानाबाद की सीट, जहां पर चंदेश्वर चंद्रवंशी जदयू से और सुरेंद्र यादव आरजेडी से। जब सुरेंद्र यादव की चर्चा होती है तो सबसे रेस में आगे चल रहे होते हैं। शुरुआत के दिनों की बात है, जब इनके नाम का अनाउंसमेंट होता है जहानाबाद में, तब सुरेंद्र यादव की लहर रहती है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने खेल किया, वो खेल समझेंगे। लेकिन सर से चर्चा करते हैं, ये बताइए कि जीत हार का आंकड़ा समझाइए 2019। पिछली बार जैसा ही है कॉम्बिनेशन, सुरेंद्र यादव चंद्रवंशी जी, 1751 वोट से चंद्रवंशी जी की जीत हुई थी। लेकिन पिछली बार अरुण कुमार नहीं खड़ा थे भूमिहार वोट काटने के लिए। इस बार अरुण कुमार खड़े हैं हाथी पर चढ़ के। वैसी स्थिति में थोड़ा सा और सीट हो गया। बाबा समझाएंगे। हाँ, जातीय समीकरण बाबा समझाएंगे, बाकी चीज़ हम क्या लग रहा है? देखिए, जातीय समीकरण में यहाँ सिंपल सी बात है कि भूमिहार जो हैं वो निर्णायक भूमिका में है, और सबसे बड़ी भूमिका रहती है इसमें ईबीसी की। जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो इस क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में हैं।
उनके वोट से ही यहाँ निर्णय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको याद होगा कि 1751 वोट से जो जीत हार हुआ था उसमें ईवीसी का ही बहुत बड़ा एक योगदान था। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार लड़ाई बहुत कड़ी थी और जिस तरह से अंतिम समय में जो ताकत झोंका है एनडीए ने, वो ताकत कहीं ना कहीं बता रही है कि लड़ाई फिर से एक बार कड़ी होगी। और अगर जो भूमिहार समाज का कहा जा रहा है कि दो लोग खड़े थे, अगर ये वोट काट भी लेते हैं तो ये मान के चलिए कि उससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सवर्ण समाज है वो एक तरफा वोट करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो ये क्षेत्र है जहाँ की बातें चल रही हैं, इस क्षेत्र में आप गए होंगे तो लोगों को हमेशा से 2005 से पहले का बिहार याद आता होगा और नीतीश कुमार लगातार याद दिला रहे हैं। तो जहानाबाद की सीट पर समीकरण बाबा ने समझाया है, हमारे संपादक है, क्या कहिएगा सर? चंदेश्वर चंद्रवंशी आगे निकल रहे हैं कि कौन आगे निकल रहा है? हम क्या बोलें, जनता ने बोल दिया आज। ये एक ऐसी सीट है जिस पर फिर मैं कहूँगा कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, बट ये तय है कि ये सीट बहुत प्रयासों के बाद भी रिकवर नहीं हो पाई। भूमिहारों ने एक जगह तो भूमिहारों को खेला करना था, भूमिहारों ने शुरू से तय कर लिया कि यही सीट होगी भूमिहारों को क्रैक करने की। मुझे लगता है कि एक बहुत मजबूत लड़ाई अंत में आ गई और चंद्रवंशी जो कि बहुत दूर थे रेस में, वो एकाएक रेस में आ गए और रेस में के आगे सबसे आगे हो गए। लेकिन फिर वही कहूँगा, जो भूमिहारों का मैंने पैटर्न देखा, बहुत प्रयास किया यहाँ से भोला बाबू ने, भोला सिंह आए, अरिस्टो वर्मा के जो हेड हैं वो आए, लेकिन अशोक चौधरी लगातार यहाँ रहे चुनाव भर, फिर विजय चौधरी रहे, यहाँ पे अनंत सिंह को लाने की बात भी हो रही थी, नहीं हो पाई। चिराग पासवान बड़ी मेहनत किए, बट हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे लगता है कि यहाँ फिर भी अंतिम समय में बहुत नाकाफ़ी रहा ये सारा मेहनत। चंद्रवंशी यहाँ से चुनाव में पीछे चले, मुझे तक 40% चंद्रवंशी के चांसेस है, 70% यहाँ से सुरेंद्र यादव के जीतने के चांसेस मेरे हिसाब से हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। चलिए, तो ये सीटें हैं 40 लोकसभा सीट, और ओवरऑल अब हम जानने की कोशिश करेंगे, सबसे एक एक करके जान लेते हैं कि कितनी सीटें जीत रहे हैं। इसको लगा दीजिए आप, एक पेज डालकर, तीनों का फोटो डालकर जी, और लिख दीजिए कौन कितना सीट किसको दे रहा है अपने हिसाब से। चलिए, तो 40 लोकसभा सीटों पर चीरफाड़ हो गया। तो 40 लोकसभा सीट पर हमने पंचनामा के माध्यम से सत्यशोध किया है, चीरफाड़ किया है कि कितनी सीटें इस बार बिहार में एनडीए, इंडिया और निर्दलीय जो हैं उन प्रत्याशियों को मिल रहा है। हमारे संपादक चंदन झा सर और बाबा जो हैं उन्होंने कितनी सीटें दी हैं, इस पर पूरा जो फाइनल आंकड़ा जो हमें मिला है उस आंकड़े को हम सार्वजनिक करते हैं। सबसे पहले चंदन झा सर जो हैं, खुद बताइए आप सर, कितनी सीटें आप इस बार? देखिए, एनडीए को मेरे हिसाब से 30 से 32 सीटें मिलने जा रही हैं। इंडी गठबंधन को 7 से 9 और एक इंडिपेंडेंट बिहार में जीतेगा। अब वो कौन जीतेगा? इंडिपेंडेंट 2 ही जगह इंपॉर्टेंट है, पप्पू और हेना साहब। तो वो तो अब 4 तारीख को चलेगा पता जो इंडिपेंडेंट कौन जीता। अगर गड़बड़ा जाता है आपका विश्लेषण तो आप बताइए, पहले प्रॉमिस कीजिए कि जो दर्शक अगर आएंगे 4 तारीख को उसको उनको क्या दीजिएगा, कहाँ का मिठाई खिलाइएगा अगर आपको गड़बड़ा जाएगा तो? सर, आप मिठाई और पटना में खान पान के मामले में बड़ा आगे, बिहार में, पूरा बिहार में। उद्वन नगर जाते हैं तो वहाँ खुरमा मिल जाता है, आरा आते हैं तो सकड्डी के पेड़ा मिल जाता है, कहीं जाते हैं तो कहीं का हर जगह व्यवस्था है। आप बताइए दर्शकों को क्या खिलाइए, सरप्राइज रखेगा? साधु का गुलाब जामुन दानापुर वाला, साधु का गुलाब जामुन दानापुर का। अगर 31 से 32 के बीच में नहीं आया चंदन भैया के हिसाब से, तो आप आके भाई अपना उस गुलाब जामुन फ्री क्लेम कर सकते हैं इनके यहाँ से। चलिए, एक नदी रखवा देना होगा भैया। ठीक है, बाबा के पास चलते हैं। बाबा ने जो इंडिया की तरफ, इंडिया का बता दिया इन्होंने, इंडिया का अदर्स वही ना सर। अदर में एक है क्या आपका? अच्छा, अदर में एक है पप्पू यादव। हम तो हेना साहब को दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बाबा के पास चलते हैं। इन्होंने जो आकलन किया है सत्यशोध के माध्यम से, कितनी सीटें एनडीए, इंडिया और अदर को आप दे रहे हैं बाबा? देखिए, 32 से 34 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 4 से 5 सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। 1 से 2 सीटें हैं वो अदर्स को जा रही हैं। 1 से 2 सीटें आप अदर्स को दे रहे हैं। अब चलिए, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण और आप सभी दर्शकों को इंतज़ार रहता है हमारे संपादक नमन मिश्रा सर का कि सर कितने आप इंडिया, एनडीए और अदर्स को आप दे रहे हैं? देखिए, 31 से 34 के बीच में एनडीए लैंड करेगा। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि एक समय ऐसा
था कि लैंडस्लाइड था, 39-40 तक भी पहुंच सकता था एनडीए, लेकिन अच्छा हुआ 31 से 34 के बीच में अगर एनडीए रहेगा, सरकार भी अपनी बना ले, थोड़ा ताकत भी महागठबंधन की देखने को मिलेगी। प्रत्याशी चयन गड़बड़ हुआ, नहीं तो ये जो मैं दे रहा हूँ इंडिया गठबंधन को 6 से 8, ये आराम से 15-20 ऊपर हो सकता था 20 से, लेकिन प्रत्याशी चयन बहुत ख़राब था, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि निर्दलीय पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं। नहीं जीते तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं जीतेंगे तो वो समझ ही रहे आप, वो फिर एनडीए का एक बढ़ जाएगा, इसलिए 31 से 34 के बीच में हमने रखा है। मुझे लगता है काराकाट उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं अब पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि एक और जो सीट है, हम जो पार्टी है वो भी एक सीट जीत रही है, जो दोनों सहयोगी हैं। मुझे लगता है लोजपा 4 सीटें अपनी जीत रही हैं, वो 5 भी जीत सकते हैं, लेकिन वैशाली पर मुझे बहुत शक है। वैशाली एक ऐसी सीट है जहां मेरा पेच फंसा हुआ है, बाकी पूरे देश भर की मीडिया उनको 5 सीट जिता रही है, तो बधाई है चिराग पासवान को, लेकिन मुझे लगता है वैशाली सीट उनकी फंस गई है। राजद से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मुझे उम्मीद थी कि राजद जो पिछली बार 19 में 0 पे जो आउट हुई थी, तो जो बच्चा फेल कर गया, 0 नंबर इसको मार्क आ गया मार्कशीट में, वो फर्स्टो डिवीजन ना लाए, डिसअपॉइंटिंग है। मतलब लड़का जानबूझकर गड़बड़ा रहा है, कोई गलत संगत लग गई है, गलत आदत लग गई। डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, 0 के जगह पर कुछ तो अंक आ रहा है। नहीं बाबा, तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, ये आज से नहीं 5 साल 6 साल से वेटिंग में है वो, तो उनको अब कहीं ना कहीं ये एक सेटअप था, एक प्रिपरेशन था, यहाँ से वो आगे बढ़ सकते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस। एनडीए का कम हुआ, ये खुशी मुझे हो रही है। एनडीए का कम होना चाहिए था, थोड़ा और कम होता तो और अच्छा लगता, लेकिन अब चलिए, अब तो रिजल्ट है, तो हम लोग आकलन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट के दिन 22 को आ जाए, 23 को आ जाए। तो इस बार नंबर ज़्यादा आने का एक कारण और भी है। मुकेश सहनी नहीं, ट्यूशन लिया है संजय यादव से। चलिए देखिए, तो तीनों हमारे जो सर हैं इन्होंने बता दिया कि कितने एवरेज बता दीजिए, एवरेज जो है, अभी अपना वाला बता दीजिए। एवरेज तो सर मुझे भी लग रहा है कि 32 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ जाएंगी, 8 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, और मुझे निर्दलीय में 2 लोगों पर चांस है, हो सकता है इन 8 में से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, निर्दलीय हार भी सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा 42 सीटों का आंकड़ा मैंने बता दिया जीतेंगी तो जेडीयू का एक सांसद बढ़ जाएगा, और पप्पू यादव जीतेंगे तो कांग्रेस का एक सांसद बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने 8 सीटों पे बताया है कि कौन कौन जो है वो जा रहे हैं। काराकाट और बक्सर का क्या आपका लेना देना है? काराकाट बक्सर जो हॉट सीटें बनाई जा रही हैं जी, देखिए बक्सर में मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं, ये निश्चित है। काराकाट में थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन पवन सिंह पर नहीं, नहीं, पवन सिंह पे नहीं, क्योंकि मैंने गाड़ी में सर चर्चा कर दिया था जब हम उस क्षेत्र से आ रहे थे कि इतना आसान नहीं है लोकसभा का सीट लड़ना, और खास तौर पे पवन सिंह जैसे अपरिपक्व राजनीतिज्ञ के लिए, क्योंकि वो कलाकार हो सकते हैं, उनका इंटरव्यू सर मैंने देखा है, वो कलाकार अच्छे हैं, सिंगर अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ के रूप में वो अच्छे नहीं है। उनका भी सलाहकार लगता है संजय यादव टाइप का कोई है, हो सकता है ऐसा हो। अब भाई पवन सिंह के जो फैन हैं गुस्साइएगा मत, क्योंकि राजनीति बड़ी मतलब टेढ़ी जो खीर कह सकते हैं, चापम जब तो सिखबा लोग समझा राजनीति, गुस्साइएगा नहीं। कलाकार के रूप में पवन सिंह का गाना बहुत सुनता हूँ, और रास्ते में कहीं पे भी निकलिए पवन सिंह की चर्चा जरूर होती है, लेकिन राजनीति अभी उनको और सीखनी पड़ेगी। सत्यशोध पंचनामा में हमने 40 लोकसभा सीटों पर आकलन करके बताया है। आपका क्या आकलन है? आपका भी आकलन जानना जरूरी है ना, तो डालिए कमेंट में और बताइए कि कौन सी सीटें एनडीए जीत रहा है, कौन सी सीटों पर तेजस्वी यादव ने अपना मार्कशीट बढ़ा दिया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर तक आप सभी दर्शकों ने हमें देखा है, उन सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद, प्रणाम। और 24 का चुनाव तो बीत गया है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार कीजिए, क्या होता है उस पर भी चिरफार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।